गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या के अंदर आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। कि जब पाठ्यक्रम का विकास होता है तो उसकी प्रक्रिया किस रूप में होनी चाहिए, जिसके अंदर हम देखेंगे कि उद्देश्यों की इसके अंदर व्यापकता होनी चाहिए, शिक्षण विधियों की व्यापकता होनी चाहिए, या हम कहें जो शिक्षा है उस वह शिक्षा की सार्वभौमिकता होना चाहिए, शिक्षा का महत्व होना चाहिए, शिक्षा के कार्यों में वृद्धि होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो संचार क्रांति है उसमें भी वह भी होना चाहिए और वैश्विक संस्कृति का भी विकास के अंतर्गत होना चाहिए। क्योंकि पाठ्यक्रम विकास की जो प्रक्रिया पाठ्यक्रम विकास की जो प्रक्रिया होती है वह इन निम्न बिंदुओं से के माध्यम से ही उसे स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम इसके अंतर्गत पहला देखते हैं पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। इसमें पहला पॉइंट है उद्देश्यों की व्यापकता। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि उद्देश्यों की व्यापकता के आधार पर भी पाठ्यक्रम का विकास होता है। जब इन उद्देश्यों की स्थिति अविकसित रूप से क्योंकि हम देखते हैं कि जो छात्र है उसका संबंध छात्रों के किसी एक पक्ष से नहीं होता परंतु उसका स्वांगीण विकास करना होता है। क्योंकि जो यह है वह छात्रों के केवल एक पक्ष का निर्माण नहीं करता, का निर्माण नहीं करता है, ये क्या करता है, छात्रों का स्वांगीण विकास करता है। क्योंकि पाठ्यक्रम के अंदर हमने देखा कि जो छात्रों का स्वांगीण विकास किया जाता है तभी छात्र को कुछ सीखने को मिलता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम की जो स्थिति है वह अविकसित रूप से या हम कहें न्यूनतम रूप से होती है, क्योंकि इसके विपरीत जब पाठ्यक्रम का संबंध छात्रों के स्वांगीण विकास से होगा तो पाठ्यक्रम का स्वरूप है वह क्या हो जाएगा, विकसित। उसका स्वरूप क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। क्योंकि जब छात्र का हम संपूर्ण विकास करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्वरूप हो जाएगा वह विकसित हो जाता है। इसलिए जो पाठ्यक्रम का स्वरूप है वह विकसित रूप से होता चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्तमान समय में जो विज्ञान गणित का पाठ्यक्रम है वह विकसित रूप लिए होता है। विज्ञान इन्होंने विकसित रूप क्यों लिया है, क्योंकि इसके जो पाठ्यक्रम होता है उसमें उसका जो पाठ्यक्रम होता है वह अधिक विकसित होता है। और आज के समय में हम देखते हैं तो विज्ञान गणित विषय को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब हम विज्ञान और गणित जैसे विषय लेते हैं तो हमको रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो इनका जो पाठ्यक्रम है वह विस्तृत रूप से होता है, क्योंकि इनका संबंध विस्तृत होता है। उद्देश्यों की व्यापकता और पाठ्यक्रम विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ये सब करती है। अब इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रक्रिया के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधियों की व्यापकता। अब शिक्षण विधियों की व्यापकता किस प्रकार होगी कि हम देखते हैं कि प्राचीन समय में प्रत्येक विषय की शिक्षण विधियां की संख्या वर्तमान की तुलना में समय में कम होती थी, क्योंकि पहले के टाइम में शिक्षण विधियों का उपयोग अधिक नहीं किया जाता, परंतु आज अगर हम देखें तो शिक्षण विधियों को अधिक यूज में लाया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जो पाठ्यक्रम का स्वरूप है वह विस्तृत नहीं होता
था। वर्तमान समय में हम देखते हैं जो शिक्षण विधियों का जो विकास है वह व्यापक रूप से होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं तो एक ही विषय के अंतर्गत अनेक शिक्षण विधियां चलती है। क्योंकि हम विषय के अंतर्गत अनेक शिक्षण विधियों के माध्यम छात्रों को पढ़ा सकते हैं, और कुछ शिक्षण विधियां ऐसी होती है जो केवल छात्र केंद्रित होती है तथा कुछ ऐसी होती है जो शिक्षक केंद्रित होती है। इस प्रकार जो शिक्षण विधि है उनकी व्यापकता ने भी पाठ्यक्रम विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत जो शिक्षण विधियां हैं उनका भी अधिक अपना महत्व रहा है, और शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों को अध्ययन करवाया जाता है। अब नेक्स्ट है शिक्षा की शिक्षा की सार्वभौमिकता। इसके अंदर हम देखते हैं कि शिक्षा की सार्वभौमिकता के आधार पर वर्तमान समय में जो पाठ्यक्रम का विकास है वह विस्तृत रूप से पाया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं जो अनेक देशों के जो शिक्षा शास्त्री हैं या हम कहें जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने प्रयासों के माध्यम से शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे शिक्षा अधिगम प्रक्रिया या हम कहें पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि जिससे छात्र उस पाठ्यक्रम को पढ़ के रुचि उत्पन्न कर सके, और पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार के जो दार्शनिक मनोवैज्ञानिक विचारक हैं उनका भी समावेश धीरे धीरे होता जा रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में के विकास में निरंतर वृद्धि होती ही चली जा रही है, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक है, जो विद्वान है, वे शिक्षा छात्र हैं, वे चाहते हैं कि शिक्षा सभी जन तक पहुँचे, सभी को शिक्षा प्राप्त हो। तो इस प्रयासों की और उन्होंने शिक्षा की सार्वभौमिकता, शिक्षा की जो सार्वभौमिकता है ये सभी के लिए समान शिक्षा, समान शिक्षा या हम कहें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व। अब शिक्षा का विकास, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का क्या महत्व है? वर्तमान समय में हम देखते हैं कि शिक्षा के महत्व में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि शिक्षा को छात्रों के स्वाधीन विकास का साधन समझा जा रहा है, क्योंकि छात्रों के प्रतिष्ठ पक्ष का निर्माण पाठ्यक्रम के माध्यम से एक अध्यापक करता है, क्योंकि आज के जो अभिभावक है वह बालक को विद्यालय में भेजता है और उनसे वह अपेक्षा करता है कि उसके बालक का शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो, शारीरिक व मानसिक विकास, क्योंकि सभी के पेरेंट्स चाहते हैं कि जब हम छात्रों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनका विद्यालय में शारीरिक मानसिक विकास होता है, या हम कहें उनको शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाती है कि वह एक अच्छा नागरिक बन सके। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षा के महत्व में वृद्धि के कारण वर्तमान समय का जो पाठ्यक्रम है उसने विस्तृत रूप ले लिया है, क्योंकि संकुचित पाठ्यक्रम के माध्यम से न तो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है और न ही अभिभावक की आकांक्षा की पूर्ति होती है। इसलिए इसके अंदर हम इसलिए जो पाठ्यक्रम है उसका जो विस्तार है वह विस्तृत रूप से हो चुका है, जिससे छात्रों को भी संपूर्ण जानकारी उसके अंतर्गत मिल सके, और जो अभिभावक है, जो एक अध्यापक से वो लोग अपेक्षा रखते हैं, उनको
उनकी भी अपेक्षाएं पे वह उतर सके। इसलिए जो शिक्षा का महत्व है पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत अपना एक महत्व रखता ही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट शिक्षा के कार्यों में वृद्धि। अब पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा के कार्यों में वृद्धि किस प्रकार होगी। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन समय में शिक्षा का कार्य क्षेत्र था वह क्या था, सीमित था। कार्य क्षेत्र क्या था, सीमित। जो प्राचीन समय में जो कार्य किए जाते थे शिक्षा को लेकर वह क्या थे, सीमित थे तथा शिक्षा भी सीमित वर्ग के लिए थी। इसलिए पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वह सीमित था। बाकी अगर हम देखें कि वर्तमान समय में जो शिक्षा का कार्य क्षेत्र है वह छात्र समाज और राष्ट्र संबंध है। अब वर्तमान समय में क्या हो गया, इसका संबंध छात्र समाज राष्ट्र से संबंधित हो गया, क्योंकि वर्तमान समय हम देखते हैं शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना या विश्व बंधुत्व का माध्यम माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से बात को सिखाया जाता है कि जो विश्व के जो भी सभी व्यक्ति हैं वह आपस में वह भाईचारे से रहना चाहिए, यानी प्रेम से रहना चाहिए। किसी के साथ हमें दूसरे के साथ अपना भलाई करनी चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम का विस्तृत स्वरूप होना भी स्वाभाविक हो जाता है। पाठ्यक्रम के संकुचित होने की स्थिति में शिक्षा द्वारा अपने व्यापक कार्य क्षेत्र में कुशलता का संपन्न भी नहीं हो सकता। अतः शिक्षा के कार्यों में व्यापकता के कारण भी पाठ्यक्रम का स्वरूप है वह विस्तृत होता जा रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। संचार क्रांति। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में जो संचार क्रांति है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संचार साधनों की व्यापकता ने पाठ्यक्रम विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यह संचार क्रांति के अंतर हम देखते हैं कि संचार साधनों की व्यापकता ने भी पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि आज इंटरनेट के माध्यम से किसी भी तथ्य पर अधिक से अधिक विचारों को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि हमें अगर कोई जानकारी है, किसी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, न्यूज़ हमें पता करनी है, तो हम इंटरनेट के माध्यम से उस चीज़ को पता कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय हमने देखा है कि एक ही विषय पर अनेक विद्वानों ने विचारों को एकीकृत किया है, क्योंकि सभी के जो विचार होते हैं वे अपने अपने अलग अलग होते हैं। इन सभी कारणों से विश्व है वह एक मंच अनेक विद्वानों ने मंच पर शैक्षिक क्रियाओं को संपन्न करता है। और इसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम है का स्वरूप विस्तृत होता जा रहा है और पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में जो संचार क्रांति है वह अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक संस्कृति। अब वैश्विक संस्कृति के अंदर हम देखते हैं कि वैश्विक संस्कृति के कारण भी शिक्षा पाठ्यक्रम का जो विस्तृत रूप प्राप्त करता जा रहा है कि विश्व के देशों में शिक्षा अधिगम की जो प्रक्रिया है वह प्रभावी बनाने में अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि हमें जब शिक्षण की प्रक्रिया अगर प्रभावी बनानी है तो हम उनके अंतर्गत अनेक साधनों का उपयोग करते हैं, टीचिंग लाइट का उपयोग करते हैं, चार्ट का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम छात्रों को शिक्षण कार्य
करवा सके। इसलिए तो यह चीज़ जो राष्ट्र है उन्होंने भी स्वीकार किया है और धीरे धीरे इसके अंतर्गत इन तकनीकों का विकास भी होता जा रहा है, जिसके कारण जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप से बन सके। इसके अंदर हम देखते हैं कि हम छात्रों को पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं जैसे खेलकूद है, चित्रकारी है, वाद विवाद है, बाल सभा है, चार्ट के द्वारा, पुस्तक के द्वारा हम छात्रों को पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाते हैं, जिससे छात्रों का स्वांगीण विकास हो पाता है। इसके साथ साथ हम छात्रों को शिक्षा में करके सीखने का सिद्धांत, अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, जिसके कारण जो वैश्विक संस्कृति है उसका पाठ्यक्रम विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक अनुसंधान व्यापक क्षेत्र। शैक्षिक अनुसंधान व व्यापक शैक्षिक अनुसंधान का व्यापक क्षेत्र। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधानों ने व्यापक क्षेत्र के कारण पाठ्यक्रम विकास संभव हुआ है, क्योंकि अनेक अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक ही पाठ्यक्रम के द्वारा सभी प्रकार के छात्रों को शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हम एक ही पाठ्यक्रम को सभी कक्षा स्तर पर नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम सभी कक्षा के लिए अलग अलग बना हुआ होता है। इसलिए पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वह छात्रों की योग्यता व स्तर के अनुसार किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। इस अवधारणा के आधार पर अगर हम देखते हैं कि जो प्रतिभाशाली जो बालक के लिए पृथक व्यवस्था होनी चाहिए और जो मंदबुद्धि बालक है उनके लिए पृथक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था की जाती है वह पृथक पृथक बनी हुई होनी चाहिए। तो हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वह स्तर के अनुसार मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, मानसिक विकास। क्योंकि हमें छात्रों का स्तर व मानसिक विकास पता होगा तभी हम पाठ्यक्रम निर्माण कर सकते हैं, और एक ही पाठ्यक्रम को अनेक स्तर पर आयोजित नहीं करना चाहिए, अनेक स्तर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो कक्षाएं हैं कक्षाओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। और इसके अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए कि बालक का मानसिक विकास किस प्रकार है, मंदबुद्धि है कि प्रतिभाशाली, उसके अकॉर्डिंग ही इसका विकास पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए। अब इससे संबंधित आज का आपका जो कार्य है आपको ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए तो मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।